एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 साइंस 1 का एसएससी बोर्ड का 6 चैप्टर जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चे लोग, पहले हम लोग चैप्टर के नाम से शुरुआत करते हैं। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पहले लाइट के बारे में समझते हैं। अगर बच्चे लोग लाइट के बारे में हम लोग मैं आपको 8 स्टैंडर्ड का डेफिनेशन बताऊं तो वो है लाइट एक ऐसी चीज़ है जो हमें देखने में मदद करती है। लाइट इज़ अ थिंग दैट हेल्प्स अस टू सी। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ। अभी तो हम लोग मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं, बट अगर हम लोग आमने सामने होते, एक फिजिकल क्लासरूम में बैठे होते, तो मैं आपको 2 चीज़ों की वजह से देख पा रहा होता। एक मेरी आंखें और दूसरी लाइट। अगर ये दोनों चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को आप गायब कर दोगे तो मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। तो ये कौन सा फेनोमेना होता है लाइट और आंखों के बीच में, उसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन। अब आप लोग सर हमारे चैप्टर का नाम तो रिफ्रैक्शन है, तो आप रिफ्लेक्शन क्यों बता रहे हो? क्योंकि बच्चे लोग 10th स्टैंडर्ड से पहले हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है। रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चे लोग? जब कभी भी लाइट किसी चीज़ से टकरा के वापस आती है तो उसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन। क्योंकि 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है ओपेक और एक होता है ट्रांसपेरेंट। ओपेक ऑब्जेक्ट उसे कहा जाता है जिसके हम लोग आर पार नहीं देख सकते, और ट्रांसपेरेंट उसे कहा जाता है जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का बेस्ट एग्जांपल है ग्लास। और जब बच्चे लोग एक ग्लास के आप बैक साइड में पॉलिश कर दोगे, सिल्वर कलर का पेंट लगा दोगे तो वो मिरर बन जाएगा। यानी कि आप एक ऐसा सरफेस जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा था उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एक ऐसे सरफेस में जिसमें रिफ्लेक्शन होता है। बच्चे लोग, रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोगों ने 2 लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 9th स्टैंडर्ड में। उसमें से पहला लॉ था द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ एक मिरर बना दिया, ये मिरर का बैक साइड जहाँ पर आपने पॉलिश कर दिया, पेंट कर दिया और उसको ओपेक बना दिया, तो यहाँ पर जो रे गिर रही होती है उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। और जो टकरा के ऊपर गई उसे बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टेड रे। और हम लोग इमेजिन करते हैं कि अगर ये रोशनी, अगर ये रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे गिरी होती तो कैसा बिहेव करती, तो उसको बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है? नॉर्मल। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो हमने पहला लॉ पढ़ा था वो ये था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सेम प्लेन में होते हैं। अब यहाँ पर मेरे प्लेन का मतलब एरोप्लेन से नहीं था, यहाँ पर मेरे प्लेन कहने का मतलब बच्चे लोग ये है कि सेम साइड। यानी अगर मैं अपनी उंगलियों से यहाँ पर अभी एक्सेस बनाने का ड्रॉ करूँ, कैसे ड्रॉ करते हैं? हाँ ऐसे, ऐसे, हाँ ऐसे। अब बच्चे लोग जो मेरे ऐसे, अभी जो मेरे 3 उंगलियाँ हैं, थंब, इंडेक्स और मिडल फिंगर, एक बार में मैं 2 ही चीज़ों को एक प्लेन में रख सकूँगा। जैसे कि थंब और मिडल फिंगर अभी एक प्लेन में है और इंडेक्स फिंगर आपकी तरफ बाहर आ रहा है। अगर मैं इसे ऐसा कर दूं तो यहाँ पर ये मेरा मिडल फिंगर एक प्लेन के अंदर और ये एक प्लेन में। बस लोग, प्लेन मतलब बस एक साइड होता है। यहाँ पर मैं एक साइड में हूँ और आप एक साइड में हो, उसी साइड को साइंस की भाषा में प्लेन कहा जाता है। यानी एक बार में सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। तो वही था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम। क्या? कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में पाया जाता है। इसका सेकंड लॉ बहुत इजी था बच्चे लोग। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है बच्चे लोग उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है बच्चे लोग उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दूसरा लॉ ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी अगर मैं कहूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 45 डिग्री। अगर मैं कहूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 60 डिग्री। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं कि आपको बता दिया गया कि ये एंगल है, सपोज करो 30 डिग्री, तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एकदम कॉमन सेंस लगाना है बच्चे लोग। आपको मालूम है कि ये 90 डिग्री होता है, तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 90 माइनस 30 जो कि होता है 60 डिग्री। और अगर हमें ये मिल गया कि ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री। बस बच्चे लोग 9th स्टैंडर्ड का आपको इतना ही आना चाहिए था। अब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में एंट्री मारते हैं। चैप्टर का नाम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का बच्चे लोग मैंने आपको 8th स्टैंडर्ड का डेफिनेशन बताया था, जो कि था कि लाइट एक ऐसी चीज है जो हमें देखने में मदद करती है। पर आप पूछोगे सर
10th स्टैंडर्ड का डेफिनेशन क्या है? तो 10th स्टैंडर्ड का डेफिनेशन है बच्चे लोग, लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आई। यानी कि लाइट एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वैसे बच्चे लोग आप 12th में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लाइट वेव भी नहीं होता, वो मैटर होता है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। पर 10th स्टैंडर्ड के लिए वेव ठीक है, वेव से आपका काम चल जाएगा। अब वेव तो आपको पता ही है क्या होता है। अगर मुझे आपको वेव बताना है तो वेव को ड्रॉ करने का तरीका ये होता है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, वो आपको बाद में आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी बच्चे लोग आपको जो गौर करना है वो करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शब्द के ऊपर। यहां पर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया कि लाइट, क्योंकि लाइट की एक खास बात होती है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड को अफेक्ट करता है, इसलिए इसके डेफिनेशन में बच्चे लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, अब सर रिफ्रैक्शन का मतलब तो बताओ, लाइट का मतलब बता दिए। रिफ्रैक्शन का मतलब बच्चे लोग होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अगर लाइट टकरा के वापस आ गया तो रिफ्लेक्शन, और अगर लाइट पार कर गया तो उसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन। अब खास बात ये है बच्चे लोग कि जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो उसका डायरेक्शन बदलता है। अब वो डायरेक्शन क्यों बदलता है वो हम लोग धीरे धीरे आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कर लेते हैं। पहला लॉ बच्चे लोग एकदम इजी, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वही। अभी तो ये रिफ्लेक्शन वाला डायग्राम है, जरा मैं आपको रिफ्रैक्शन वाला डायग्राम बना के दिखाता हूँ। रिफ्रैक्शन के लिए बच्चे लोग बताओ, ये ओपेक रहेगा कि ट्रांसपेरेंट? ऑब्वियसली ये रहेगा आपका ट्रांसपेरेंट। जो रे गिर रही होती है उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। पर ये टकरा के ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो बच्चे लोग ये इस मीडियम से इस पार चले जाएगा। अब हम लोग का कॉमन सेंस ये कहता है कि ये ऐसा आया तो ये ऐसा जाना चाहिए, मतलब एकदम सीधा सीधा जाना चाहिए, कोई डायरेक्शन में बदलाव नहीं होना चाहिए। बट यहाँ हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं, ये होता है बच्चे लोग नॉर्मल। नॉर्मल बस एक इमेजिनरी लाइन है जो हम इमेजिन करते हैं कि ये इंसिडेंट रे अगर 90 डिग्री पे गिरा होता तो कैसे बिहेव करता। ठीक है, अब बच्चे लोग ये इंसिडेंट रे गिर गया, अब मतलब गिर रहा है इसलिए उसको हम इंसिडेंट कह रहे हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको ऐसा जाना चाहिए, पर नियम कहता है कि अगर, वो तो आगे का कंसेप्ट है, इसका डायरेक्शन थोड़ा सा बदल जाता है, डायरेक्शन थोड़ा सा बदल जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। जो रे पार कर चुकी है उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टेड रे। अब पहला लॉ बच्चों लोग आपका ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल आपका सेम प्लेन में होता है। वही जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। बच्चों को इसमें दिक्कत नहीं होता, बच्चों को दिक्कत होता है सेकेंड लॉ में, जो कि होता है आपका सीन आई अपॉन सीन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ में आया, बट मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देके कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चे लोग, ये क्या है? 1/2। बच्चे लोग ये क्या है? 2/4। ये क्या है? 4/8। ये क्या है? 50/100। ये क्या है? 1000/2000। आप बोलोगे कि सब तो रेशोज है, नंबर है अलग अलग, ये सब अलग अलग है, इससे क्या हो रहा है? जरा ध्यान से देखो, ये है आपका 1/2। जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? ये भी है आपका 1/2। ये क्या है? 1/2। ये क्या है? 1/2। ये क्या है? 1/2। यानी यहां पर आपके सामने मैंने बहुत सारे नंबर्स लिखे थे, पर सारे नंबर्स में कांस्टेंट क्या था? ये सबका रेशो 1/2 था। सबका रेशो क्या था? 1/2। यही बच्चे लोग यहां पर भी हो रहा है। जब जब आप सीन आई और सीन आर का रेशो निकालोगे, जैसे ये सब क्या है? रेशो, वो कांस्टेंट आएगा। जैसे यहाँ कांस्टेंट 1/2 था, वैसे यहां पर भी कांस्टेंट कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे वो तो आई अपॉन आर आप बता रहे हो, यहाँ पर सीन क्या है? तो ठीक है, माना अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं किया है, पर जब आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करोगे तो आपको समझेगा कि सीन कुछ नहीं होता, बस नाम होता है, एक टाइप का एंगल होता है, उससे ज़्यादा उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं होती। और अपने को यहाँ साइंस के अंदर डिटेल में करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको याद करना है। आपको मैंने मतलब समझा दिया कि सीन आई अपॉन सीन आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स कांस्टेंट है, वैसे यहाँ पर भी बहुत सारे नंबर कांस्टेंट आएंगे। और जो ये कांस्टेंट आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब और इसी को स्नेल्स, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? तो जरा सुनो, मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देना। जब हम लोग हवा में दौड़ते हैं, ज़मीन पे दौड़ते हैं, ठीक है, और जब हम पानी में दौड़ते हैं, दोनों में फ़र्क है कि नहीं? रोड पे तो हम लोग बहुत फास्ट अच्छे से दौड़ लेंगे, और जब पानी में दौड़ने के बोलेंगे फ़र्क आएगा कि नहीं? क्यों फ़र्क आया?
कॉमन सेंस, यहाँ पर हवा है वहाँ पानी है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा रहती है, हवा की डेंसिटी कम रहती है। एग्जैक्टली जैसे डेंसिटी हम इंसानों को अफेक्ट करती है, हमें जब ट्रैवल करना है तो अलग अलग मीडियम की डेंसिटी हमें अफेक्ट कर रही है, वैसे ही लाइट को जब ट्रैवल करना है अलग अलग मीडियम में, उसको भी एक चीज़ अफेक्ट करती है, और वही चीज़ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी भी नहीं समझ में आया तो बताओ, मैंने आपको एक चीज़ बोला, जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका डायरेक्शन बदलेगा, पर कितना डायरेक्शन बदलेगा? थोड़ा सा डायरेक्शन बदलेगा, बहुत ज़्यादा डायरेक्शन बढ़ेगा, या फिर एकदम कम बढ़ेगा? कुछ ना कुछ तो बदलेगा ना। तो वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अगर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसका डायरेक्शन ज़्यादा बदलेगा, अगर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसका डायरेक्शन कम बदलेगा। आया आपको समझ में बच्चे लोग? यही था। अब ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की खास बात ये है कि ये इसकी कुछ यूनिट्स नहीं होती, डज नॉट हैव यूनिट्स, डज नॉट हैव यूनिट्स। और खास बात क्या है कि ये ना वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है बच्चों लोग एन, और इसका फॉर्मूला होता है v/2, v1/v2, ठीक है। अब इसको पढ़ने का एक तरीका होता है, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। याद करने का तरीका ऐसा कर सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे, ठीक है बच्चों लोग। सो यहाँ पर हम लोग ने बात कर लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमारा अगला टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा था, जो कि मैं आपको मुड़ने के ऊपर बता, बहुत इजी है, उसको बोला जाता है रूल्स ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट जब कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसका डायरेक्शन बदल रहा है, कुछ ना कुछ तो नियम फॉलो करेगा ना। एक था बच्चे लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रूल्स के बारे में। 3 रूल्स है बच्चे लोग, इजी 3 रूल्स। पहला रूल बच्चों लोग, जब कभी भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ता है। नहीं है समझ में? वैसे आपको रेयर और डेंसर मीडियम समझता है? रेयर मीडियम हम उसे कहते हैं जिसकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसर मीडियम हम उसे कहते हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, मास अपॉन वॉल्यूम। चलो छोड़ो, हाँ यहाँ पर बच्चे लोग मैंने एक बाउंड्री ड्रॉ कर दिया। सपोज करो ये ग्लास है, ये क्या है? ग्लास, कांच का टुकड़ा। तो ये हो गया आपका डेंसर मीडियम, ये हो गया आपका डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू हवा। हवा क्या है? आपका रेयर मीडियम है। क्या है? रेयर मीडियम। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि लाइट की रे गिरी, अगर वो 90 डिग्री पे गिरी होती है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो रूल नंबर 1 ये है बच्चे लोग कि लाइट जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसका डायरेक्शन नॉर्मल के टूवर्ड्स हो जाता है। यानी ये ऐसा इसको जाना चाहिए था, पर ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। यानी कि इसको जाना तो ऐसा चाहिए था, पर ये थोड़ा सा इस तरफ झुक जाएगा। ये है आपका रूल नंबर 1। आया आपको समझ में? अब रूल नंबर 2 इसका उल्टा। रूल नंबर 2 में क्या करें? सपोज करो ये ग्लास का टुकड़ा है, तो ऑब्वियसली ये होगा आपका डेंसर मीडियम, ये होगा आपका रेयर मीडियम। 90 डिग्री ऐसा इमेजिन करते हैं, और ये आपका सपोज करो इंसिडेंट रे। अब बच्चे लोग हम लोग सोचेंगे इसको जाना तो चाहिए एकदम सीधा सीधा, पर जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो उसका डायरेक्शन नॉर्मल से अवे हो जाता है, यानी वो चला जाएगा थोड़ा दूर, थोड़ा ऐसा सीधा मीटर, हाँ, तो थोड़ा वो दूर चला जाएगा। ये होता है आपका सेकंड। और थर्ड वाला सबसे इजी, कि अगर वो नॉर्मल पे गिरा तो उसका डायरेक्शन थोड़ा भी बदलेगा नहीं। अगर 90 डिग्री पे गिरा तो बिना डायरेक्शन बदले वो ट्रैवल कर जाएगा। ये थे बच्चे लोग 3 रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज के लेक्चर से बच्चे लोग आपको क्या क्या आना चाहिए? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन, दोनों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, उसके यूनिट्स नहीं होते, ये बात आपको आना चाहिए। स्नेल्स लॉ आना चाहिए। और ये जो तीनों रूल्स है 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, आपको विद डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आज के लेक्चर में बच्चे लोग इतना ही। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।